तो क्लास 8 के बच्चों, ये आपके साइंस का बुक है और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, शत्रु हैं। इन्हीं बात को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ जाओ कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो आंख से नहीं दिखाई पड़ने वाले जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। वैसे आप लोग जानते हो कि इस दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। मतलब हिंदी में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ओके, एक कोशिकीय जीव जो आंख से नहीं दिखता है, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, और दूसरा है आपका मल्टीसेलुलर, जिसको हम आंख से देख सकते हैं, यानी कि चींटी, एंट या एलिफेंट, ये सब को हम मल्टीसेलुलर कहते हैं क्योंकि हम उसको आंख से देख सकते हैं। अब आते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अभी मल्टीसेलुलर को नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुकोशिकीय को हम पढ़ रहे हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव को। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार हैं। सूक्ष्म जीव के 5 प्रकार हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल और विषाणु। इंग्लिश में जीवाणु को क्या कहते हैं? जर्म। कवक को क्या बोलते हैं? फंगाई। प्रोटोजोआ को बोलते हैं प्रोटोजोआई। शैवाल को बोलते हैं एल्गी और विषाणु को बोलते हैं वायरस। इसमें जीवाणु, एक बात मैं पहले ही बता दूं कि सूक्ष्म जीव से हमें फायदा भी है, नुकसान भी है। सूक्ष्म जीव बीमारी देता भी है और बीमारी से बचाता भी है। तो बीमारी देने वाला जो सूक्ष्म जीव हैं, उसमें से अगर कोई जर्म है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, या फिर जीवाणु को जर्म और बैक्टीरिया भी कह सकते हो। बैक्टीरिया, जीवाणु को मैंने क्या बोला था? क्या कहते हैं वो? जर्म नहीं, कीटाणु को जर्म बोलते हैं और जीवाणु को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर आपको कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव अंदर घुस गया है आपके बॉडी में, तो हम बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब का दवाई और इलाज हम ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम बैक्टीरिया का इलाज ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जो 5वां देख रहे हो ना, विषाणु, वायरस, इसका इलाज कभी ना ढूंढा जा सकता है और ना हम ढूंढ सकते हैं, ना अभी तक ढूंढ पाए। कोरोना वही था कि क्या था वो? हाँ, अब आप यहाँ पिक्स सबका देख लो। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। मैंने क्या बोल दिया था? जर्म। नहीं, गलत। जर्म मतलब क्या होता है? कीटाणु हिंदी में। और जीवाणु को बैक्टीरिया का देख लो, कोई छरनुमा है, कोई स्पाइरल है, कोई रॉड शेप का है। उसके बाद शैवाल को देख लो, स्पाइरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनस है। उसके बाद प्रोटोजोआ को देख लो, अमीबा है, पैरामीशियम है। कवक को देख लो, राइजोपस है, पेंसिलियम है, एस्परजिलस है। और अब सबसे अंत में विषाणु को देखो, कैसे ड्रिल मशीन की तरह लग रहा है ना? ये एकदम ड्रिल करके ये करता क्या है कि हमारे जो सेल्स है ना, WBC या RBC, उसके बॉडी में ड्रिल की तरह छेद करके घुस जाता है। एक को देखो, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो? जैसे सैटेलाइट सबका फोटो आपने देखा होगा, जो पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट घूमती है और उसी से आपका मोबाइल चलता है। तो वही देख लो, सैटेलाइट की तरह है। इसको देखो, ड्रिल मशीन की तरह। ये वायरस है। ये क्या करता है कि हमारे सेल्स में ड्रिल करके, छेद करके उसके बॉडी के अंदर जाके बैठ जाता है। और फिर हम जो भी खाना भेजते हैं या एनर्जी WBC और RBC के लिए भेजते हैं, वो उसको वही चट कर जाता है और हमारे RBC WBC को खाने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि RBC WBC के अंदर तो ये बैठा हुआ है, अंदर खाना गया, ये खा गया और हमें RBC को मिला ही नहीं भोजन, इसीलिए हम
बीमार पड़ जाते हैं और फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हमारा शरीर इससे खुद लड़ लेगा, एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम ने खुद इससे लड़ाई करके इसको भगा पाया तो ठीक है, वरना दवाई नहीं दे सकते हम। दवाई देंगे किसका? दवाई तो उसका देंगे ना जो बाहर में कहीं होगा, वो मारा जाएगा। ये तो हमारे सेल के अंदर है, तो हमारा ही सेल मर जाएगा, हमारा ही सेल मर जाएगा। फिर कैसे होगा? हमारा ही सेल जो है ये मर जाएगा, फिर तो नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो हमारा शरीर, हमारा सेल ही मर जाएगा, इसीलिए हम इसकी दवाई नहीं बना सकते। चलो देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। माइक्रो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव? तो लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लीव एवरीवेयर, इन वाटर, इन द एयर, ऑन द अर्थ सरफेस, एवरीवेयर इट कैन एग्जिस्ट, इट कैन लीव। कहीं भी सूक्ष्म जीव रह सकते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। आप देखते ही हो, हवा में भी है, हवा में ही टीबी, बैक्टीरिया, दम्मा, ये सब के बैक्टीरिया होते हैं और उससे हमको हो जाता है। पानी में भी है, पानी से ही टाइफाइड होता है। ये कहीं भी रहता है। इससे बचने का क्या उपाय है? देखो, तो क्या हम पानी में जाके रहें? एक उदाहरण दूंगा कि आपको पता है मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, और मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में पलता है और साफ पानी में डेंगू का मच्छर पलता है। अब क्या करें? देखो, इन सब का एक ही इलाज है, और वो इलाज है आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। आपके तो हर सांस में 10 करोड़ बैक्टीरिया घुस जाता है और वायरस, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है इससे लड़ने के लिए। और इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करेंगे? एक ही रास्ता है, आप संतुलित आहार लोगे, प्रॉपर व्यायाम करोगे, वॉकिंग, व्यायाम नहीं करते हो तो वॉकिंग करोगे, और संतुलित आहार। आपको खाने में चूजी नहीं बनना पड़ेगा, चुन के नहीं खाओगे, जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ खाना पड़ेगा आपको। घिया भी, तोरी भी, सब कुछ खाना पड़ेगा। सूक्ष्म जीव और हम, अब सूक्ष्म जीव में देखते हैं कि 2 तरह के सूक्ष्म जीव हैं। एक है मित्रवत। तो मित्र वाला कौन कौन सा है? मित्र वाला है ना, देखो, दही जमाने वाला है, नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। और दूसरा आपका यीस्ट भी है, ये भी मित्रवत है। यीस्ट ही आपको, शराब में भी यीस्ट ही होता है, जिसे लोग पी लेते हैं, फिर उनको बड़ी अच्छी ताकत नजर आती है। और यीस्ट ब्रेड में भी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या बनाते हैं हम? क्या, हाँ, यीस्ट को आप बाजार से खरीद सकते हो। ये अल्कोहल में भी डाली जाती है, और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, मतलब चीनी को अगर आप अल्कोहल यीस्ट में बदल दोगे तो इस प्रोसेस को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। सूक्ष्म जीव के औषधीय उपयोग भी है। सूक्ष्म जीव से ना बहुत सारे एंटीबायोटिक बनते हैं। ये टैबलेट देख रहे हो ना, वो सब सूक्ष्म जीव से बने हैं, उसके अंदर में है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं। पेनिसिलिन है, ये सब एंटीबायोटिक से बनाया गया है। क्यों? ये टैबलेट हम खा लेंगे, ये टैबलेट में ना ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे, जो दुश्मन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है ना, उसको खा जाएगा। ये उसको क्या करेगा? ये टैबलेट वाला खा जाएगा, मारेगा नहीं, उसका वो भोजन है। जैसे आप लोग चिकन खा जाते हो, फिश खा जाते हो, तो हमारे लिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के लिए वो चिकन बन जाता है। अगला बैक्टीरिया जो दुश्मन है हमारा और हमारे बॉडी में बैठा हुआ है। फिर है वैक्सीन। वैक्सीन तो आप जानते हो, टीका को कहते हैं। हम पोलियो का टीका लगाते हैं, अन्य तरह की टीका लगाते हैं। क्यों? क्योंकि टीका से हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है?
नहीं, टीका से हमें ये फायदा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जग जाता है। टीका, ध्यान रखना, पोलियो के जो ड्रॉप पिलाने आते हैं 2 बूंद जिंदगी के, ये कोई दवाई नहीं है पोलियो का। पोलियो से का कोई भी टीका, चाहे बीसीजी हो, डीपीटी हो, जितने भी तरह के टीका हैं, वो बीमारी फैलाने वाले स्पेसीज से ही एक कमजोर वायरस है वो। इसीलिए कमजोर वायरस को बॉडी में भेजा जाता है कि वो बीमारी तो नहीं फैलाएगा, लेकिन इम्यून सिस्टम जग जाएगा। अरे बाप रे, आज क्या हुआ है, कमजोर वाला आया है, तो कल क्या होगा, मजबूत वाला भी आ सकता है। आज पोलियो का जो आया है वायरस, वो हमें बीमार नहीं कर पाएगा, लेकिन कल इससे तगड़ा भी तो आएगा ना, तब तो पोलियो हो जाएगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम जग जाता है और फिर वो एंटीबॉडी तैयार कर देता है। एंटीबॉडी तैयार करने का मतलब तो उदाहरण से समझ सकते हो, एक फौज की टोली बना लेते हैं। इम्यून सिस्टम ना WBC की एक टोली बनाकर बॉडी में एक जगह उसे स्टोर करके रख देते हैं और कहते हैं कि देखो आज ये कमजोर वायरस आया है अंदर में, इसे कुछ नहीं कहना क्योंकि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन कल जब एक मजबूत पोलियो या चिकन पॉक्स इस सब का जब वायरस घुसेगा, तब तुम्हारी टोली जो हमने स्टोर करके रखा है, तब तुम्हारी टोली, तब ये फौज निकलना उससे लड़ने को। इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी बनाना। समझ रहे बात को? एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है ताकि भविष्य में जब तगड़ा वाला कोई वायरस आएगा तो उससे लड़ लेंगे। इसीलिए टीका में एक कमजोर वायरस को बॉडी के अंदर भेजा जाता है। बच्चों, ये कोई क्या है, बीमारी वाका दवाई नहीं है जो आपको टीका। कोरोना में आप लोगों ने भी वैक्सीन लिया था ना, तो वो क्या कोरोना से बचने का कोई दवाई था? तो वो क्या था, वो एक कोरोना के ही स्पेसीज का कमजोर वायरस था। हमारा इम्यून सिस्टम ना जादू है, जादू। बस उसको क्या कहा गया है साइंस में पता है, आवर इम्यून सिस्टम इज फूल। हमारा इम्यून सिस्टम मूर्ख है। कब तक? जब तक तुम इसे जगाओ ना। लेकिन अगर एक बार जगा दो ना इसे, तो भाई अगर आपको एड्स नामक बीमारी हो गई है ना, तो बीमारी होने के बाद भी इम्यून सिस्टम की अपनी जादुई शक्ति से बीमारी होने के बाद भी ठीक कर सकता है। ये इतनी ताकत और इतनी पावर है इसके अंदर। समझ रहे बात को? जादू की चीजें बनाता है ये। बस इसे क्या करो, जगा दो, वरना ये मूर्ख बन के सोता रहेगा। इसीलिए कमजोर वायरस सब भेज करके इसको जगाया जाता है। इसके अलावा है आप में मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी जो बढ़ाती है, मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाते हैं, वो भी हमारा मित्रवत सूक्ष्म जीव है। आप जानते ही हो मिट्टी में उपजाऊ शक्ति का नाम क्या है, ह्यूमस। और ह्यूमस में कौन क्या होता है, राइजोबियम। राइजोबियम का शरीर नाइट्रोजन से बना होता है, इसीलिए आप कह सकते हो नाइट्रोजन असली केमिकल है। तो ये मिट्टी की में उपजाऊ शक्ति भी हमारे मित्रवत फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में उपजाऊ शक्ति को बनाता है। इसके अलावा आपने देखो चेचक का नाम सुना है? चेचक, हे भगवान, एक टाइम था जब एक एक गांव के सारे लोग ना एक ही दिन में मर जाते थे चेचक से। कोई इक्का दुक्का बच पाता था, लेकिन धन्यवाद हो एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने चेचक का वैक्सीन ढूंढा। तो वो भी कोई दवाई नहीं था, उससे कोई कमजोर वायरस को ढूंढ लिया उसने कि ये बॉडी में गड़बड़ तो नहीं करेगा, लेकिन मूर्ख इम्यून सिस्टम को जरूर जगा देगा, यही काम करेगा वो। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। जानते हो एडवर्ड जेनर कहाँ पे ढूंढा था इसको? एडवर्ड जेनर ना दिन रात गोबर में, लैट्रिन को
कुरेदते रहना, लोग कितना गंदा कहते थे उसे, लेकिन उन्होंने एक दिन ढूंढ लिया। आज पूरी दुनिया में चेचक नहीं है, पूरी दुनिया से चेचक, पोलियो ये सब गायब हो चुका है। हमने पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हुआ है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, आप देखते हो कोई चीज सड़ा गला चीज फेंक देते हो ना आप, 5-6 दिन बाद वो दिखता है रोड पर, कहाँ गया? या तो उसे कोई स्कैवेंजर खा गया, यानी कि कुत्ते सुअर सब खा गया, स्कैवेंजर गिद्ध खा गया। लेकिन अगर वहां कुत्ते और वो सब नहीं खाया होगा तो कौन खाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी हमारे मित्रवत थे। उसमें देखो कोई कुत्ता मर गया है, उसके बॉडी में कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े उसको खा करके और बिल्कुल पर्यावरण को शुद्ध कर देगा। नहीं तो आप जहाँ एक कुत्ते की बॉडी पड़ी हुई है वहाँ से आप गुजर तक नहीं सकते, इतना स्मेल और बदबू आता है और आपको कई तरह की बीमारी हो जाएगा। तो देखा ना, जो हमारे मित्रवत फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम क्या करता है? पर्यावरण को भी साफ करने में मदद करता है। अब आते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव के लिए कि हानिकारक वाला कौन कौन सा है। तो हानिकारक वाला सूक्ष्म जीव है, ये जीव हमारे लिए संचरणीय रोग को लाता है। संचरणीय रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक से दूसरे में फैल जाए उसे संचरणीय रोग कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। वो कौन कौन है? तो देखो, मलेरिया है। मलेरिया ना मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। क्यों? क्योंकि उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम है मलेरिया का परजीवी है ये, और उसी से प्रोटोजोआ है ये, और उससे हमको हो जाता है। डेंगू एडीज मच्छर से फैलता है, मादा एडीज। याद रखना कि मच्छर में हमेशा जो आपको काटते हैं ना मच्छर, वो कभी भी मेल मच्छर आपको नहीं काट सकते। आपको कौन काटता है? फीमेल ही, चाहे वो एडीज मच्छर हो या एनाफिलीज मच्छर हो। तो मलेरिया किससे फैलता है? एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। मादा एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है, और उसको बोलते हैं डेंगी वायरस, और ये वायरस से फैलता है, ये प्रोटोजोआ नहीं है। इसको रोकने के लिए आप ध्यान रखना कि अगर आप डेंगू से बचना चाहते हो या मलेरिया से, तो पानी को बदलते रहना है, ना साफ पानी रहने देना है, ना गंदा पानी कूलर सब में रहने देना है, अपने आसपास भी। और सबसे बड़ी बात कि कैसे भी कुछ भी हो, आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो और संतुलित आहार लो और हर प्रकार के खाना खाओ। इसके बाद आता है यहाँ पर क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं। ये जीवाणु से फैलते हैं और एयर के माध्यम से फैलते हैं। बचाव, जिनको टीबी हो रखा हो उनके पास, टीबी ठीक होने तक उनके पास आप ना जाएं, क्योंकि अगर वो छींकेंगे भी, खांसेंगे भी, तो भी उसका बैक्टीरिया बाहर निकलेगा और आपको हो जाएगा। टीबी के बीमार लोग अपने जीवन में 20 लोगों को वो बीमारी देकर जाते हैं। खसरा है, मिजल्स, ये भी लोग इसको छोटी माता कहते हैं। ये वायरस है, ये भी वायु से फैलता है, और जिस इंसान को हो रखे हो उसके संपर्क में ना जाएं। चिकन पॉक्स, ये बड़ी माता को कहते हैं, ये वायरस से फैलता है, वायु से फैलता है, या फिर उसके सीधे संपर्क में आ जाओगे रोगी के, तब समय पर इसका टीकाकरण करा लो, हो गए ही नहीं। समझ गए? मीजल्स के भी टीका है, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा है पोलियो का भी टीका है, जरूर लें। पोलियो 2 चीज से फैलता है, वायु से भी और जल से भी। उसके बाद हैजा है, कॉलरा कहते हैं इसको। कॉलरा में क्या हो जाएगा? आपको उल्टी और दस्त लगते हैं। ये दूषित भोजन और जल से ही फैलता है। उसके बाद है टाइफाइड है, ये जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से, और ये पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, पानी में ही होता है ये भी, इसलिए कभी भी दूषित पानी ना पिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मच्छर से फैलता है। इसके अलावा
क्या पौधों में भी होता है क्या? सूक्ष्म जीव बीमारी लगा देते हैं। हाँ, नींबू में होता है, उस बीमारी का नाम है नींबू कैंकर। गेहूं में भी होता है, बोलते हैं गेहूं की रस्ट। और भिंडी में भी होता है, भिंडी की पीत। और नींबू में तो जीवाणु से फैलता है, गेहूं का रस्ट कवक से, और भिंडी वायरस से। इसके अलावा है खाद्य विषाक्तन। फूड पॉइजनिंग से क्या समझते हो? देखो, जब फूड में बैक्टीरिया पलने लगता है और तब वो खाने लायक नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग। और अगर खा लें तो फिर हमारा पेट खराब हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग। कैसे हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग? ज्यादा देर तक खाना छोड़ दोगे, गर्म भी नहीं किए हो, तो आप जानते ही हो उस भोजन में ना वायरस या बैक्टीरिया घुस गया हवा से ही, चाहे आप कढ़ाई को बंद ही क्यों न रखो तब भी घुस जाएगा। इसलिए बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। खाने को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? खाना को सुरक्षित रखने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। पहला, रासायनिक उपाय करो। रासायनिक मतलब सोडियम बेंजोएट आता है, वो खाने में मिला सकते हो। मेटाबाइसल्फाइट आता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, उसको मिला सकते हो, जिससे कि आपका भोजन खाद्य पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। उसके बाद नमक से भी कर सकते हो। मछली उछली है, उसको नमक में से अगर ढक के रख दो तो मछली लंबे समय तक खराब नहीं होगा। मान लो आपने रात में मछली लाया लेकिन रात में नहीं बनाए, सुबह में बनाओगे तो रात भर में खराब हो जाएगा। उसे नमक से ढक दो, उसको कच्ची मछली को। चीनी द्वारा कोई भी जेली है, स्क्वैश है, उन सबको आप चीनी डाल के सुरक्षित रख सकते हो। उसके बाद है, अगर कोई अचार है, आंवला है, तो उस सब को आप तेल और सिरका डालकर खूब लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। आप देखते हो अचार में क्या डाला जाता है? तेल। गर्म एवं ठंडा करके, गर्म करके, जैसे दूध है, फ्रिज में है तो फ्रिज में रख दो, ठीक रहेगा। ठंडा में नहीं है फ्रिज तो आप 2-3 बार दिन में उसे गर्म कर दिया करो। भंडारण एवं पैकिंग, आजकल भंडारण और पैकिंग की भी सुविधा आ गई है, आप वो भी कर सकते हो। मतलब पैकिंग, टेट्रा पैक सब आ गया है, उस सब से भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। उसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन चक्र है। इस नाइट्रोजन चक्र को आप लोग पहले बार बार इस नाइट्रोजन साइकिल को बनाकर देखोगे। नाइट्रोजन साइकिल को बनाकर और हर एक डिब्बे बॉक्स बनाकर उसमें जो जो लिखा है वो सब भर करके आप लोग देखोगे। जरा देख लो, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, आप चक्र साइकिल बना बना के 3 बार 4 बार में अपने आप सीख जाओगे। क्या है नाइट्रोजन चक्र में? पहला देखो, नाइट्रोजन है कहाँ? वायुमंडल में। कितना परसेंट है? 78% है। 78% कहाँ से निकला ये देखो, तरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, या वायुमंडल नाइट्रोजन के जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल में ये स्थिरीकरण हो गया। फिर तरित नाइट्रोजन से फिर वो मिट्टी में मिल गया, और यहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया गया। अब मिट्टी से फिर पौधा निकला, पौधे को जंतु खा गया, फिर जंतु ने गोबर किया या मूत्र उत्सर्जन किया, एक्सक्रीशन, और उससे फिर वो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी से 2 तरफ गया था, एक तरफ पौधा बना था, दूसरी तरफ देख लो प्लांट बना था, और दूसरी तरफ जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में बदल के और फिर से एटमॉस्फेयर में भेज दिया गया। मतलब ये साइकिल चक्र का क्या मतलब? जो चीज जहां था वहां से चला और फिर वहीं पर पहुंच गया, उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। तो आप देख लो, नाइट्रोजन वायुमंडल में था, वहां से चला और फिर कहां पहुंच गया? आप लोग बचपन से वाटर साइकिल बनाते हो ना, कि वाटर कहाँ है? समुद्र में, और वहीं से बादल बनता है, फिर ऊपर से पानी बरसता है, और फिर वो पानी नदियों द्वारा, अन्य चीजों द्वारा फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। जहां से चला वहीं पर पहुंचना चक्र साइकिल कहलाता है। तो आपको भी नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से सीख जाना है। ओके बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब लोग पहले आप लोग कीवर्ड कर लेना, कीवर्ड के बाद क्वेश्चन आंसर करना। क्वेश्चन आंसर तो ना के बराबर है,
पहली बात तो आपको कीवर्ड में चैप्टर फाइनल हो जाएगा कीवर्ड को जब करोगे तो, लेकिन बीच से 25-30 क्वेश्चन निकाल लेना जिससे कि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। और नाइट्रोजन साइकिल को बड़े ही अच्छे ढंग से आप लोगों को क्या करना है, सीखना है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर ऑनलाइन के बच्चों को ये अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।